सो आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो बीएससी सेकेंड ईयर के लिए होगा। आप बीएससी सेकेंड ईयर या फिर आप थर्ड सेमेस्टर के लिए स्टूडेंट हैं या फोर्थ सेमेस्टर में, तो आपके पास ऑप्टिक्स एक पेपर होगा। तो उस ऑप्टिक्स के अंदर जो हमारा पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, वो है हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक आ जाएगा वो आ जाएगा ज्योमेट्रिकल पाथ क्या होता है। ठीक है, देखो ज्योमेट्रिकल पाथ को समझने के लिए द ज्योमेट्रिकल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी आपके पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए हो गया और दूसरा पॉइंट आपके पास बी हो गया। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। एक्चुअल डिस्टेंस जो दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल की गई वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है। तो उस मीडियम के अंदर सपोज आपके पास ये कोई मीडियम है, एयर है या फिर वाटर है, इसके अंदर दो पॉइंट आपके पास है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच का, जो कि ए बी होगा, वो जो डिस्टेंस होगा उसी को हम कहेंगे ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर वो है फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो उस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल पाथ। तो क्लियर हो गया होगा, किसी भी मीडियम में, अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, किसी भी मीडियम के अंदर जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, उसको हम ज्योमेट्रिकल पाथ के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाएगा इसके अंदर वो हो जाएगा ऑप्टिकल पाथ। अब ऑप्टिकल पाथ को आप कैसे समझोगे, सपोज यही हमारे पास मीडियम है और इस मीडियम के बीच में दो पॉइंट्स हैं। अभी आपने पढ़ा कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल पाथ होगा। क्लियर। अब इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, सपोज वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो जो हमारा ऑप्टिकल पाथ होता है उसको हम डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, वो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू है और मल्टीप्लाई बाय जो ज्योमेट्रिकल पाथ होता है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप उसको, यानी इसमें ज्योमेट्रिकल पाथ को अगर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या निकल जाएगा, हमारा ऑप्टिकल पाथ निकल जाएगा। द ऑप्टिकली पाथ इज ऑब्टेन्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल पाथ एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ द मीडियम। क्लियर हो गई ये वाली बात कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उस मीडियम का है म्यू। अब मीडियम कुछ भी हो सकता है, अगर एयर की बात करेंगे तो नॉर्मली एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ही कंसिडर करेंगे। बट अगर कोई मीडियम आप लेते हो, लाइक ग्लास लेते हो या फिर आप वाटर लेते हो, तो इनमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा अगर उसको तुम मल्टीप्लाई कर देते हो किससे, उसके ज्योमेट्रिकल पाथ से, जो कि ए बी है, तो उसका क्या निकल जाता है, उसका निकल जाता है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि वैक्यूम के लिए जो उसकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल पाथ ही ऑप्टिकल पाथ के बराबर हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, आप नोट करके इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, इनके आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको पढ़ने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी एग्जाम के टाइम पर, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि ज्योमेट्रिकल पाथ ऑप्टिकल पाथ के बराबर होता है एयर के लिए, बट अगर कोई मीडियम है तो उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, ऑप्टिकल पाथ इज द डिस्टेंस विच लाइट वुड हैव टू ट्रेवल इन एयर और वैक्यूम ड्यूरिंग द सेम टाइम। ये ऑप्टिकल पाथ क्या है, वही डिस्टेंस है जो लाइट जो होती है वो एयर में क्या कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, या फिर वैक्यूम में ट्रैवलिंग कर रही होती है सेम टाइम पर। ठीक है, अच्छा अब जो बात करते हैं आगे की तरफ, बिफोर फॉर्मेट लॉ, जब लॉ ऑफ फॉर्मेट नहीं आया था तो उससे पहले की बात हो रही है। इट इज़ एज्यूम दैट लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। जब तक फॉर्मेट का लॉ नहीं आया था, क्योंकि जो फॉर्मेट ऑफ लॉ दिया गया ना वो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए दिया गया है, उस तक पहुंचने के लिए कुछ तो हुआ होगा। तो वही चीज़ें ये हुई थी कि ये समझा जाता था कि अगर लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी ए से अगर बी तक लाइट को जाना है तो ये क्या कोशिश करेगी कि ये शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करे। ठीक है, बट आगे क्या होता है देखते हैं। बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट डज नॉट फॉलो द शॉर्टेस्ट पाथ। ये आपने देखा कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तो लाइट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, इस बात को भी अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो इसको समझते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ को लाइट फॉलो नहीं करती है, इसका क्या मतलब होगा, देखो सपोज ये है आपके पास, यहाँ से लाइट रेज आई और लाइट रेज यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगी, क्योंकि वो ऊपर वाले को हम एयर मान लेते हैं और नीचे वाले मीडियम को हम मान लेते हैं कि ये वाटर है। तो लाइट जब एयर जो डेंसर मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा सा बैंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ, तो ये यहाँ से जा रही है। अब ठीक है, ये हो गया।
अब देखो एक्चुअल लाइट को कैसे जाना था, ऐसे जाना था बिल्कुल सीधा। तो आप अगर यहाँ से देखते हो तो लाइट कैसे ट्रेवल करेगी, शॉर्टेस्ट पास तो इसका ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना। बट आप देखोगे कि शॉर्टेस्ट पाथ इसका ऐसा होना चाहिए, बट शॉर्टेस्ट पाथ ये इसका हो नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि लाइट को तो यहाँ से बैंड कर कर ही जाना पड़ेगा, जबकि इसका शॉर्टेस्ट पाथ ये वाला था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए, बट इसको जाना इस तरीके से पड़ेगा। तो इससे ये वाली चीज़ क्लियर हो जाती है कि लाइट जो होती है वो हमेशा ही शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल नहीं करती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे की तरफ। फर्मेट ने इसमें क्या बताया, Fermat suggested that the principle of shortest path can be replaced by the principle of shortest time or least time। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो शॉर्टेस्ट कंसेप्ट था कि लाइट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रैवल करती है, बाद में फर्मेट ने उसको हटाया और उसकी जगह पर क्या बताया कि लाइट जो होती है वो शॉर्टेस्ट टाइम जहाँ पर उसको लग रहा होता है, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, सपोज़ आप कहोगे कि शॉर्टेस्ट टाइम कैसे लगेगा। सपोज़ ये कोई तालाब है, इस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक आदमी जो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसने देखा कि कोई दूसरा बंदा यहाँ पर है, वो जो डूब रहा है, पानी के अंदर डूब रहा है। तो वो कैसे ट्रैवल करेगा, वो यहाँ से अगर आएगा और पानी के अंदर क्या करेगा, तैरेगा, यहाँ तक पहुँचने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, वो ईजिली यहाँ तक तो आ जाएगा, और यहाँ पर पानी के अंदर उसको जब वो तैरने की कोशिश करेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तैरना थोड़ा मुश्किल है। बट अगर वो यहाँ तक आए किसी तरह से और यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचता है तो क्या हो जाएगा, उसको जो पानी में केवल इतना ट्रैवल करना पड़ेगा, ये वाला वो ईजिली ट्रैवल कर लेगा, ठीक है, सरफेस के थ्रू। तो सरफेस पर चलना बहुत ईजी होता है, सरफेस पर चलना आगे की तरफ ईजी हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे पानी के अंदर तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस वो यहाँ पर उसको शॉर्टेस्ट टाइम लेगा तो वो यहाँ तक पहुँचेगा, यानी लाइट इस तरीके से आती है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे तो इसने क्या बताया, इसने उसको रिप्लेस कर दिया। कहने का मतलब है कि फॉर्मेट ने रिप्लेस कर दिया कि लाइट जब शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो नहीं करती, हमेशा वो लीस्ट टाइम उसको जहाँ लग रहा होता है उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो इसने अपना जो लॉ दिया वो लॉ कुछ इस तरह से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपका बेसिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। अ रे ऑफ लाइट इन पासिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एट एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कितनी भी बार उसका रिफ्लेक्शन हो या कितनी भी बार उसका रिफ्रैक्शन हो, चूज़ अ पाथ अलॉन्ग विच द टाइम टेकन लीस्ट और मिनिमम, जहाँ पर लाइट उस वाले पाथ को फॉलो करती है जहाँ पर उसको कम से कम टाइम लग रहा होता है। बट इट इज़ फाउंड दैट देर आर नंबर ऑफ केसेस विच द रियल पाथ of light in one or which the time is taken is not minimum but maximum। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि लाइट को कम की जगह ज़्यादा टाइम भी लेना पड़ता है, ठीक है। तो वो भी कुछ सर्टेन एक दो केसेस आएंगे जहाँ पर उसकी बात करेंगे। बट इसको जो लॉ दिया जाता है वो दिया जाता है टाइम के लिए, उसने शॉर्टेस्ट टाइम जहाँ पर वो फॉलो करेगा, ठीक है। अब वो केसेस कौन कौन से हैं, पहला केस क्या है, जहाँ पर इन केस ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टर्स, जहाँ पर रिफ्लेक्टर्स क्या होंगे, स्फेरिकल होंगे, लाइट प्रीफर मैक्सिमम टाइम, लाइट वहाँ पर क्या करेगी, मैक्सिमम टाइम अगर उसको लग रहा है तो उसको फॉलो करेगी। इन केस ऑफ इलिप्टिकल रिफ्लेक्शन, लाइट टेक्स द सेम टाइम फॉर ऑल पाथ्स, हर जगह पर वो क्या करेगी, सेम पाथ को फॉलो करेगी, ठीक है। इसी को कहा जाता है कांस्टेंट या फिर स्टेशनरी टाइम, ठीक है। तो दोनों के साथ याद रखेंगे कि मिनिमम को तो फॉलो करती है पाथ, फॉर्मेट ने यही वाला बताया था कि वो मिनिमम टाइम लेती है। बट आप ये वाली चीज़ भी याद रखोगे कि अगर स्पेरिकल रिफ्लेक्टर्स हैं आपके पास तो लाइट जब पास कर रही है उनसे होकर तो वो मैक्सिमम टाइम लेगी, पर अगर इलेप्टिकल है तो वो हर एक डायरेक्शन में क्या लेगी, सेम टाइम लेगी। अब यहाँ पर आ जाता है आपका फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ। अ रे ऑफ लाइट in passing from one point to another through any number of reflection or refraction follows a path for which the time taken is either maximum, minimum, stationary, दैट इज़ एक्सट्रीमम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपका। अभी वो जो पीछे का सारा कन्फ्यूज़न है या जितना भी है उसका सबका कंक्लूजन ये है, फॉर्मेट ने बताया कि वो लाइट किसी भी पाथ को फॉलो कर सकती है, टाइम चाहे मैक्सिमम लगे, टाइम चाहे कांस्टेंट लगे, टाइम चाहे मिनिमम लगे। तो इसी को कहा गया है फॉर्मेट प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम पाथ। इसको कैसे समझेंगे, सपोज आपके पास दो पॉइंट है ए बी और इनके बीच जो टाइम लग रहा है ए से बी तक पहुंचने के लिए वो डी टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वेलोसिटी कितनी है, वी है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास जो म्यू होता है वो कितना होता है, म्यू इजिकल टू सी अपॉन वी, ये हमें अच्छे तरीके से पता है,
ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, वी को वहाँ ले डालेंगे, म्यू को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। इक्वेशन फर्स्ट हम देखते हैं, टी इज इक्वल टू होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हम यहाँ से शॉर्टेस्ट छोटा सा टाइम ले तो हो जाएगा डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एस अपॉन डी वी। डिस्टेंस को भी हमने क्या कर लिया, या डिस्प्लेसमेंट को भी हमने थोड़ा शॉर्ट कर लिया, वेलोसिटी तो आपके पास है ही है। डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपके पास। अब आप अच्छी तरीके से पता है कि v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी अपॉन म्यू। तो जैसे ही आप v की वैल्यू यहाँ से रखोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, म्यू घूमकर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास इतना। तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू डी एस अपॉन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मिनिमा और मैक्सिमा का केस, कि आपके पास जो डी टी हो जाएगा, टाइम को आप क्या कर दोगे, जीरो कर दोगे। तो टाइम को आप जैसे ही करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, म्यू डी एस अपॉन सी इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, यहाँ से सी जीरो हो गया तो आप लिख सकते हो कि म्यू डी एस भी कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, म्यू डी एस जीरो होने का क्या मतलब है, वो तो एक शॉर्ट टाइम है या शॉर्ट आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि म्यू एस कितना हो जाए, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, और म्यू एस ज़ीरो होने का क्या मतलब है, म्यू एस आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आ जाएगा म्यू एस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। और म्यू एस होता कितना है आपके पास, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं, ये होता है आपके पास डेल्टा, और डेल्टा होता है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो आपको जब कंपेयर करोगे तो आपके पास जो ऑप्टिकल पाथ है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब है आप ऑप्टिकल पाथ को ज़ीरो करो, या फिर आप साथ साथ ये भी बोल सकते हैं अगर ऑप्टिकल पाथ ज़ीरो है तो डी डेल्टा अपॉन डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी वो क्या कोशिश करेगी, शॉर्टेस्ट, यानी शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। यही आपका जो फर्मेट प्रिंसिपल है वो कहता है। तो फर्मेट प्रिंसिपल ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप प्रॉपर इसके नोट्स बना लेंगे और जुड़े रहेंगे आगे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।